अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब हम न्यूटन लॉ को रिलेट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम रहते हैं, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। ये हम आज मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो ये फिज़िक्स है, यूनिट नंबर 3 है, डायनामिक्स का फिज़िक्स है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हम आप लोगों के इस तरह की वीडियोस ला सकें और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूटन लॉज को रिलेट करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। न्यूटन लॉ को किस तरह से, न्यूटन लॉ जो है वो फोर्स के बारे में है, जो सेकंड लॉ है उसको हमने एलाबोरेट किया था इन सेंस ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। वो आप पीछे लेक्चर में भी जाकर देख सकते हैं। हमने बात की थी कि हमारे साथ फोर्स किसके बराबर है, फोर्स तो हमारे साथ न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक बराबर था, मास इनटू एक्सेलरेशन। वो हमने फिर आगे डिराइव भी किया था कि फोर्स जो है हमारे साथ आगे किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने दो इक्वेशंस की बात की थी। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है हमें कि फोर्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात हमने की थी, ये न्यूटन लॉ की बात थी। फिर हमने जो इक्वेशन दोबारा ड्राइव किया था एक्सेलरेशन को इसमें पुट करके एक्सेलरेशन की वजह तो हमारे साथ आया था चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने फोर्स कहा था। ये दो बातें हमने की थी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स आइसोलेटेड सिस्टम की हमने पीछे बात की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमने कहा था कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से कोई एक्शन वगैरह नहीं होता। तो फोर्स जब ज़ीरो हो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो हमारे साथ क्या होगा, ये साइड हमारे साथ ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ज़ीरो लिख देता हूँ और डेल पी की जगह मैं डेल वी लिख देता हूँ और डेल्टा टी अपनी जगह लिख देता हूँ। अब दोनों साइड को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा टी मल्टीप्लाई ज़ीरो इक्वल्स डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे ये ज़ीरो के साथ है तो इससे यहाँ ज़ीरो आ जाएगा मेरे साथ, और यहाँ पे मेरे साथ क्या बचेगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई, पी आई इनिशियल मोमेंटम, पी एफ फाइनल मोमेंटम इक्वल ज़ीरो। अब मैं दोनों साइड को पी आई प्लस कर लेता हूँ, तो ज़ीरो प्लस पी आई में लिख देता हूँ इक्वल्स पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे प्लस इनिशियल मोमेंटम। दोनों साइड को मैंने एडिंग इनिशियल मोमेंटम टू बोथ साइड, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, पी एफ फाइनल मोमेंटम बच जाएगा इक्वल्स पी आई। मतलब हमारे साथ जो फाइनल मोमेंटम है मेरे साथ, मैं कह सकता हूँ ये बराबर है हमारे साथ इनिशियल मोमेंटम के। ये किस केस में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम जो हो हमारे साथ। यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं। इक्वेशन जो है किस तरह से मैंने करी, दोबारा से इक्वेशन को देखें। हमने कहा था कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वो न्यूटन सेकंड लॉ की डिफिनेशन थी। फिर हमने इसको एलाबोरेट किया था, तो हमने इस तरह कहा था कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। फिर जब आइसोलेटेड सिस्टम हो तो फोर्स हमारे साथ ज़ीरो होता है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स की जगह ज़ीरो लिख दिया और डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी अपनी जगह आ गया। फिर मैंने डेल्टा टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ज़ीरो आ गया और यहाँ से डेल्टा टी के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मेरे साथ डेल्टा पी बच गया, यहाँ पे मेरे साथ ज़ीरो आ गया। अब डेल्टा पी को मैंने किससे रिप्लेस किया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फिर इस दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों साइड को प्लस इनिशियल मोमेंटम, मैंने दोनों साइड को प्लस किया, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे सिर्फ इनिशियल मोमेंटम बच गया। तो यहाँ से मेरे साथ फाइनल मोमेंटम बराबर हो गया इनिशियल मोमेंटम के, मतलब मोमेंटम जो है वो कंजर्व करता है। बुक से देख लेते हैं, बुक की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। न्यूटन्स लॉ इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग एफ इक्वल जीरो। जब हमारे साथ आइसोलेटेड सिस्टम हो उसमें कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करता है हमारे साथ, मतलब फोर्स जीरो के बराबर होता है। देयर फॉर न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम किस तरह से लिख सकते हैं, जीरो इक्वल्स डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जीरो हमारे साथ डेल्टा पी पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करके हमारे साथ फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ जाता है।
थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हमारे साथ अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो, द फाइनल मोमेंटम फी एफ ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले लेक्चर में आप लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में डिटेल से बताया था। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। मतलब क्या हो गया, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन नॉट चेंज। मतलब उसका जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है, वो जिस हालत में होगा वो उसी हालत में होगा। मतलब हमारे साथ जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। तो ये था हमारे साथ न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। हम मोमेंटम में चेंज किस तरह से कोलिजन करके ला सकते हैं। मोमेंटम में जब कोलिजन होता है, जब दो चीज़ें आपस में टकरा जाती है तो उनके मोमेंटम में किस तरह से चेंज आ जाता है, ये टॉपिक हम आगे चल के डिटेल से पढ़ लेंगे। शुक्रिया।